नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज सुबह से लगातार आपसे बिहार के चुनाव पर चर्चा हो रही है। मंच पर नेता आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं तो अपना मन भी बना रहे होंगे। हर चुनाव का कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर होता है, यूं कहीं एक थीम होती है, किसी को हटाने की, किसी को लाने की, किसी चीज को भुलाने की, कि कोई नया सपना देखने की। इस चुनाव में, बिहार का 2025 का चुनाव, लोगों के मन में जब वो सोचते हैं तो क्या भाव लेके आता है, आज हम ये बात करेंगे। ये चुनाव लालू यादव को दूर रखने के लिए है, बीजेपी के लिहाज से मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए है, या प्रदेश को एक नई लीडरशिप देने के लिए है। ये सारी सवाल हैं, आज इन पर बात होगी। हमारे साथ आप ही के शहर के सांसद, देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर, बहुत स्वागत है आपका चुनाव मंच पर। आपका भी मेरे शहर पटना में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो जब सुबह प्रोग्राम शुरू हुआ तभी पहले प्रणाम किया बिहार की पावन भूमि को। और ये कहा, जब आते हैं तो बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। इतना ज्ञान है, हर व्यक्ति ज्ञानी, मैं सीरियसली कह रहा हूं। और मेरे आज तक इतने दोस्त हुए बिहार से, कभी किसी से बहस में जीता नहीं। ये भी एक रिकॉर्ड है। सर, जो मैंने अभी कहा, क्या है इस, मतलब देवेंद्र बाबू को भी आप नहीं हैंडल कर पाए? आप समझते हैं मैं कर सकता हूं? चलिए ठीक है। मैं भी नहीं कर पाता हूं। जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की बात हो रही थी। सर, क्या है इस चुनाव की मुख्य थीम? क्या है? लालू जी को दूर रखना है, नीतीश जी को लाना है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए, पहले आपने जो बात कही ना, तो मुझे एक बात बताने दीजिए, हमारे बिहार से आप क्या समझते हैं? आज को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। नौजवान साथी है, गांधी जी बने चंपारण में, बिहार में। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने, सिवान जीरादेई के थे। और आज आपको बता दूं, राजेंद्र प्रसाद साधारण परिवार से मैट्रिक में फर्स्ट हुए थे, छपरा से। और उस समय कलकत्ता बोर्ड था। मतलब आज के बिहार, आज के उड़ीसा, आज के झारखंड, आज के बंगाल, आज के बांग्लादेश और आज के आसाम, ये सब में फर्स्ट हुए थे। क्या बात? ये थे राजेंद्र प्रसाद। हमारे बड़े वकील बने, छोड़ दिया गांधी जी को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हमारा सौभाग्य है कि उनकी अगुवाई में हमें काम करने का अवसर मिला। हम लोग जेल गए, लाठी खाए। वो व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता था, राष्ट्रपति बन सकता था, बनने का अवसर थे। कहा नहीं, हमें समाज के लिए काम करना है। कर्पूरी ठाकुर, गरीबों का मसीहा पॉलिटिकल लीडर। रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रश्मि रथी भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय मैंने जेल में पढ़ी थी, आज भी वो ज्ञान मिलता है। बाबू कुंवर सिंह। तो ये जो पूरा इतना बड़ा रेंज है बिहार का, राजनीति हो, समाज नीति हो, अब आध्यात्म में तो प्रभु राम की ससुराल है साहब, और वही बक्सर में वो आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो मैं, जो लोग बिहार की आलोचना करते हैं ना, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, पहले बिहार को समझो। तो आपने कहा इस मिट्टी को प्रणाम किया, तो अच्छा लगा मुझे। ये मिट्टी प्रणाम करने लायक है। अब आपने मुझसे पूछा कि क्या इश्यू बनेगा। देखिए, लालू प्रसाद जी का आना बिहार का एक डिफाइनिंग मोमेंट है। आज मैं लालू जी की तारीफ भी करूंगा। गरीबी से पढ़कर इतने बड़े नेता बने तो बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो ऐसा भ्रष्टाचार के चक्कर में फंस गए कि सामाजिक न्याय की ऊष्मा खत्म हो गई। और बाकी अपने परिवार। अभी आप देखिए, उनके हाल में आरोप पत्र हुआ है ना, मेरी प्रेस हुई थी दिल्ली में जी। ये केस, मैं इतना पूछ लूं आपसे, आप उनको कब से जानते हैं? मतलब मुख्यमंत्री बनने से कितना पहले से? अब आप देखिए, पहले हम तो बहुत बड़े हैं, लगभग 8 साल, लेकिन हम लोग का रिश्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, स्वर्गीय सुशील मोदी महामंत्री थे, मैं सहायक महामंत्री था। मैंने इंटर पास किया था, सुशील मोदी बीएससी के फाइनल में थे। लालू प्रसाद जी लॉ कॉलेज के लास्ट ईयर में कितने साल से थे, ये आप मुझसे मत पूछिए, लेकिन हम लोग का अलायंस हुआ था विद्यार्थी परिषद और SYS का, हम लोग जीते थे। वो बड़ी हस्ती थे, गरीब परिवार से पैदा होकर के। हम लोग जेल में साथ रहे, मीसा में लाठी खाया हम लोगों ने। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बन के क्या हो गया उनको, यही तो बात है। और अभी चूंकि ये हाल की बात है, ये जो चार्ज फ्रेम हुआ है, ये हम लोग के कारण नहीं हुआ, पहले से पेंडिंग था। एक केस हुआ था मनमोहन जी की सरकार में, रेलवे के टेंडर के घपला में 10 साल काम नहीं हुआ, अब जाकर के
वो कार्रवाई हुई है। अब आप एक चीज क्या उन्होंने मॉडल क्या डेवलप किया, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से नौजवान साथी बैठे हैं, मैंने दिल्ली की प्रेस में कहा था, यहां मैं रिपीट करता हूं जी। उनका गवर्नेंस मॉडल है चारा खाना, अलकतरा पीना, सरकारी टेंडर में घोटाला करके जमीन लेना, और जमीन दो नौकरी लो। ये टाइम टेस्टेड मॉडल है, और मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सबकी, लालू जी को सजा हो चुकी है चारा घोटाले में, बाकी चल रहा है, अलकतरा घोटाले में हो गई, और आप याद रखें मेरे दोस्त, एक को भी रिहाई नहीं हुई है। एक का मतलब एक छोटे सप्लायर को भी रिहाई नहीं हुई। पुत्र तो सही रास्ते पर चलते हैं, तो वहां भी वही हाल है। तो आपने कहा कि क्या बिहार में है, ये बिहार में है, और 15 साल के राज में कहीं तो संभलना चाहिए ना। अब आपने नौकरी दी रेलवे में, किसको नौकरी दी? क्लास 4 को, गरीब, जमीन दो नौकरी लो। कहीं तो आप सीमा रेखा ढूंढेंगे ना। नीतीश जी ईमानदार है, इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। हाँ, और आज बिहार का जवान, इसलिए बताना जरूरी है। अब आपको मैं अपना एक, आपने पूछा कि 20 साल पहले की घटना कितना दोहराएंगे, तो इसकी एक रोचक कहानी मैं बताता हूं। हमारे साथी यहां बैठे हैं। 2020 में मैं केंद्रीय मंत्री था, संचार मंत्री था। तो एक चैनल ने दिखाया कि हम लोग हार रहे हैं और तेजस्वी जी जीत रहे हैं। तो हमारे पोस्टल बोर्ड के एक मेंबर थे, सेक्रेटरी आए कि सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमने क्या बात है बताओ। कहा कि सर उनके काफी लोग बिहार में, पूर्णिया, कटिहार में मेहनत कर, व्यापार करते हैं, उसी समाज के थे। वो इनसे पूछ रहे हैं कि अपने मंत्री से पूछो कि हम जो कलकत्ता और दिल्ली से माल मंगवा रहे थे वो अब मंगवाएं कि नहीं मंगवाएं इस सर्वे के बाद। क्यों? आप समझते नहीं है क्या कि क्यों का मतलब क्या है? सेफ रहेगा कि नहीं, कि लूट जाएगा, कि रंगदारी वसूली जाएगी खुलेआम? देखिए, हम लोगों ने संघर्ष किया है सौरभ जी। आज हम लोग तो उस समय दुबले पत्ते छोटे थे, उस समय लालू के खिलाफ कोई बोलता नहीं था। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वी कुड हैव बीन किल्ड बाय द माफियाज। हम लोग भिड़ गए तो भिड़ गए, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए। उस समय के खौफ को याद करिए। एक शिल्पी कांड हुआ था पटना में, शहाबुद्दीन के खौफ को याद करिए सीवान में। हम लोग कई बार गए थे, हम और स्वर्गीय सुशील मोदी। आज मैं उनके साहस को याद करूंगा। इन्हीं का क्षेत्र देवेंद्र बाबू का। कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, और वहां के पत्रकार बोलते थे पटना से ही पत्रकार लाइएगा, हम लोग नहीं बोल सकते। वो दिन देखा है। तो खौफ का माहौल, अपहरण का, सुनवाई नहीं। अपहरण होगा तो निगोशिएशन होगा सीएम के घर में। ये था गवर्नेंस मॉडल। सर, ये सारी बातें सच हैं, उन पर भ्रष्टाचार का चार्ज भ्रष्टाचार का चार्ज प्रूव हो चुका। अब भी कोई ना माने तो फिर क्या, उस पर क्या बहस करेंगे। और ये जितनी अपराध की घटनाएं, ये सब अखबारों में छपी हुई हैं और उसके सबके गवाह हैं, आज तो सब बताते ही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 20 साल हो गए, लालू जी भी ढल गए, अब वो राजनीति में कितने ही एक्टिव है कोई नहीं जानता। तेजस्वी से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका दोष तेजस्वी को कैसे दिया जा सकता है? ये मैंने कभी नहीं कहा। यही तो लालू जी का मॉडल है। अभी जो लेटेस्ट आरोप तय हुआ है वो क्या है? लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी। वो मॉडल क्या है? भ्रष्टाचार का सारा फायदा भी परिवार को ही। सर, वो तेजस्वी माइनर थे उस वक्त, अब पिताजी क्या कर रहे हैं बच्चे के नाम, बच्चे को क्या मालूम। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरा एक स्तर है। लेकिन आप माइनर की बात करते हैं तो एक बार उनका जो इलेक्शन एफिडेविट है वो देख लीजिए, उनकी प्रॉपर्टी का। 93 में पैदा हुए हैं और 2007 तक का आंकड़ा था उनके पास 11 प्रॉपर्टी है। तो 7-7 14 साल में कोई व्यक्ति 11 प्रॉपर्टी कहां से ले आता है? ये उनके एफिडेविट की बात मैं कह रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए आप। हमारा खाली कहना यह है कि तेजस्वी जी ने कोई नया गवर्नेंस मॉडल डेवलप नहीं किया। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहता हूं। वो हो सकता है उनको ये एहसास हो कि मेरे पीछे ये बैगेज चल रहा है मेरे परिवार की 15 साल की सरकार का, तो अब वो ये कहते हैं कि तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो मैं एक्शन लूंगा। क्राइम और करप्शन पे 0 टॉलरेंस, ये उनके नारे हैं।
ऐसा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नारा लगाएं, लेकिन लोग चावल तो चख लेते हैं ना, है ना। अब बाकी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, बिहार की जनता समझदार है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, आप पटना कितने दिनों के बाद आए? सर मैं पिछले साल आया था लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने। आपसे वहां से करके चले गए थे? जी बस पार्क में। पटना एयरपोर्ट देखा है? हाँ, कल उतरे तो बहुत अच्छा लगा, नया टर्मिनल मेरे ही प्रयास से बना है। अच्छा। वो नहीं बन रहा था। आज देखिए, आज पटना से वंदे भारत सिलीगुड़ी के लिए, कलकत्ता के लिए, रांची के लिए, जमशेदपुर के लिए, अयोध्या के लिए, गोरखपुर के लिए एयरपोर्ट आपने देख लिया। एक बार जरा गंगा किनारे अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पर चले जाइए, जाके गुरुद्वारा का दर्शन कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान पर। देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस। ये मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं बोल रहा हूं, पूरे बिहार का। अगर आप पटना से सिवान चले जाते और आपकी गाड़ी नहीं टूटती तो मैं आपको चाय पिलाता, समझे आप? आज आप फर्राटे से दिल्ली चले जाइए गाड़ी से, आप अयोध्या चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए। आज हर गांव में बिजली है। और एक बात मैं कहूंगा, हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं साथी हमारे, कोरोना में बिहार भी काफी अफेक्टेड था जी। और जिस तरह से नीतीश कुमार सरकार ने काम किया बांटने में, और मैं भी चूंकि उस समय मंत्री था, पीएम ने कहा था, आपको याद होगा, कि हर के मोबाइल पर यह बताओ कि आपका पहला टीका कहां लगेगा, दूसरा कहां लगेगा, बूस्टर कहां लगेगा, और बिना चार्ज के। आज हो गया ना, यही भारत है ना। सर ये इसकी बहुत चर्चा होती है कि नीतीश जी को और आप लोगों को कैसा बिहार मिला था जिसको आपको यहां तक लाना पड़ा, लालू यादव को कैसा बिहार मिला था? और ये हम कांग्रेस से भी पूछते हैं बीजेपी के काम के बारे में कि क्या मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या लालू यादव ने, उनके परिवार ने 15 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया? देखिए, अच्छा काम का मतलब है एक सड़क की यहां लीपापोती कर दी गई, सामाजिक न्याय का नारा, मैं उसी पे पूछ रहा हूं। सामाजिक न्याय का नारा अच्छा लगाया था उन्होंने, गरीबों को एहसास दिया था कि मैं तुम्हारे लिए हूं, और गरीबों ने उनको विश्वास भी किया था। मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा 91 के लोकसभा चुनाव में जब राम जन्मभूमि की पराकाष्ठा थी तो बीजेपी देश में स्वीप की, बिहार में हम लोगों को सिर्फ 5 सीट मिली, वो भी झारखंड में। लालू जी 40 सीट जीते। बाद में जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग लड़ने लगे और जब आया विषय भ्रष्टाचार का, तो याद होगा कि 99 के चुनाव में जब अटल जी की सरकार 1 वोट से हारी थी जी, जब कल्याण सिंह थोड़ा डिफरेंसेस था, तो यूपी में सिर्फ 25 सीट आई थी। जब बिहार का बक्सा खुला तो बीजेपी 41 सीट जीत गई झारखंड बिहार में, अटल जी बहुमत से आ गए। तो जनता ने देखा है, और बिहार की जनता बहुत समझदार है। ये बात मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, हमें देश की जनता पर भी गर्व है, और हमें बिहार की जनता और नौजवानों पर और गर्व है कि वो जानते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है, इस बात को समझते हैं। सर बिहार की जनता तो सब समझती है, क्योंकि उसके लिए ही हो, कि उसके नाम पे ही होता है सब। आपको देश में करोड़ों लोग देख रहे हैं, खासकर शहरों में रहने वाले लोग शायद उतना नहीं एसोसिएट कर पाते, कास्ट ऑपरेशन क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या है, क्यों जरूरत है। आज भी जरूरत है सामाजिक न्याय की, 2025 में भी। देखिए, मेरा कहना यह है, और ये मैं नौजवान साथियों में आपसे बोल रहा हूं, भारत का लोकतंत्र आपको यह अवसर देता है कि आप अपनी क्षमता से आगे बढ़कर बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी तो एक चाय वाले के यहां पैदा हुए ना, गरीबी में थे ना, अपनी मेहनत से पिछड़े परिवार से आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने। लालू जी, नीतीश जी, ऐसे रामविलास पासवान जी, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन पिछड़े परिवार से आना और काम नहीं करना और लूटना, यह क्या तर्क है? ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि हम पिछड़ों का पूरा समर्थन करते हैं। आए, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमें अनलिमिटेड भ्रष्टाचार करना है और सिर्फ परिवार के लिए करना है। ये कौन सा मॉडल है? आज वो मॉडल फेल कर रहा है। और इस मामले में नीतीश जी की बहुत, उनकी जो छवि है मैं बताना चाहता हूं। अब मोदी जी का तो ये मेरा, मैं किसी ने आपका बेटा कहीं इलेक्शन लड़ जाए, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। समस्या है, मैं गया तो बेटा ही बनेगा मेरा पार्टी का अध्यक्ष और बनेगा
मुख्यमंत्री, ये है परिवारवाद। और बेटा नहीं तैयार है तो मेरी पत्नी जाएगी मुख्यमंत्री बनेगी, ये है परिवारवाद। क्या लालू जी ने अपने इतने यादव समर्थक उनके हैं, योग्य लोग हैं, किसी को आगे बढ़ाया? क्यों नहीं आगे बढ़ाया? यही लागू होता है मुलायम सिंह यादव पर। तो ये सामाजिक न्याय की राजनीति सौरभ जी परिवारवाद के अभिशाप में कुंठित हो गई। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सामाजिक न्याय के हम लोग सभी समर्थक रहे हैं। आज मुझे कर्पूरी ठाकुर पर बहुत गर्व है और मुझे गर्व है अपनी सरकार पर, उनको दिया भारत रत्न। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे कि उन्होंने विश्वास दिलाया कई गरीबों को कि नक्सलवाद की ओर मत जाओ, लोकतंत्र में तुम्हारी समस्याओं का निदान है। और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी तो आपको मैं क्या बताऊं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये लोग उन्हीं से निकले हैं। लालू जी का एक शब्द है ना कि नीतीश हमारे प्रोडक्ट हैं जी, तो मैं उनको कहूंगा लालू जी आप कर्पूरी ठाकुर के प्रोडक्ट हैं। तो ये उत्पादन कहां चला गया? हाँ अच्छा, आपने तो सबको देखा है। मुझे याद है एक बार हाउस में, असेंबली में नीतीश जी और तेजस्वी जी की कुछ नोकझोंक हुई तो नीतीश जी ने कहा कि अरे तुम तो बच्चा हो, तुम्हारे तो पिताजी को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। ये बात सही है? सही है, सही है। देखिए 90 में रामसुंदर दास को वीपी सिंह चाहते थे, हाँ, लेकिन हुआ तो फिर नीतीश जी सब लोग इनके साथ हो गए। फिर उस समय जनसंघ कंपोनेंट था बीजेपी का, कहा चलो फिर यही ठीक है। हम लोग को खुशी ये हुई कि जेपी मूवमेंट का अपना नेता, पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, आपको बताऊं लालू जी भी मुझे कहते हैं असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट। अच्छा, मैं था असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और स्वर्गीय सुशील मोदी उनका सेक्रेटेरिएट था और मैं उनको अध्यक्ष जी कहता हूं अभी भी। अच्छा, लेकिन ये क्या है और ये क्यों है? आज देश के सामने मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं, अपने नौजवान साथियों को मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के लोग आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे बढ़ने में गुड गवर्नेंस नहीं हो, भ्रष्टाचार हो, यह कौन सा तर्क है? और सारे मेरे कर्मों और कुकर्मों का लाभ मेरे परिवार को ही मिले, ये क्या है? अच्छा, नीतीश जी पे आ जाते हैं। अक्सर ये बात कहने वाले लोग मिलते हैं कि नीतीश जी की जो पहली सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें उन्होंने हर पहलू पर बहुत शानदार काम किया, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, करप्शन उनके राज्य में काफी कम हो गया और विकास में खासकर सड़कों वगैरह का जो बिजली का काम हुआ। लेकिन फिर कहते हैं कि उसके बाद के 10 साल वैसे नहीं थे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए दो चीज है, इस 10 साल में उनका आना जाना भी हुआ जी, क्योंकि मैं भारत की राजनीति को थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं, बिहार को भी ऑब्जर्व करता हूं, बहुत कुछ मैंने अपने मित्र रजत शर्मा से भी सीखा है। उनका एक स्वभाव है ऑब्जर्व करने का, हमारे पुराने मित्र हैं। मैं क्यों गड़बड़ी हुई यहां पर, ये सवाल है ना। तो 2 बार वो गए, अब बाद में क्या हमसे गलती हो गई, ओपनली बोलते हैं। आज भी बोले कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक नीतीश जी का स्वभाव जान लीजिए, अगर बहुत खुला करप्शन हो तो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वो। हाँ, ये सच्चाई है। जहां गए थे वहां तो कई दरवाजे खुले हुए थे, आप भी जानते हैं। तो उसमें वो, और उनके कई अफसर थे, मुझे बताया कि उनकी जो तबीयत खराब हुई थी उसका बहुत बड़ा कारण यह भी था हिज इनेबिलिटी टू टेक ए डिसीजन, जो चल रहा था। तो चले आए। लालू यादव हावी थे उसमें पूरी तरीके से। देखिए ऐसा है, वहां पर जब चलती है वसूली तो कोई तो सुनवाई होती नहीं है, आप भी जानते हैं। तो उसमें क्या है, अब उनका विषय है, मुझे उसको, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा, क्योंकि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था, अलकतरा घोटाले का वकील था। हमने कहा हो गया ना, कहीं तो फुल स्टॉप हो गए, तो फिर रेलवे घोटाला, तो फिर जमीन दो नौकरी लो, ये घोटाला, ये क्या मतलब है? ये ठीक नहीं है सर। ये क्योंकि हम लोग बहुत ओपन टॉक कर रहे हैं, ये जितनी बातें चलती है नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि आपका उनसे मिलना बात करना सब होता होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसको बहुत एग्जैजरेट किया गया है। कुछ चीज तो उम्र के अनुसार होती है, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इतना घूमते हैं वो, इतना निर्णय करते हैं, इतनी घोषणाएं करते हैं। कुछ लोग कहते थे कि बोलते नहीं, आज तो आपने देखा पीएम के सामने बोल रहे हैं वो,
और ये भी कहा कि सर अब आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। और मोदी जी ने कहा कि नरेंद्र मेरे नीतीश जी मेरे भाई हैं। ये सब तो आपकी टीवी पे दिखाया गया है ना। तो उनका बोलना, समझना, बाकी सब, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। कभी कुछ अस्वस्थता हुई होगी तो दवा वगैरह से ठीक है, और वो घूम रहे हैं पूरे बिहार का। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग की प्रामाणिक निर्णायक जीत होगी, प्रभावी जीत होगी, और बिहार के इस विकास के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये इसको अपोजिशन ने इशू बनाने का प्रयास किया है। जैसे तेजस्वी हमेशा कहते हैं मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव जैसे नेता वो कहते हैं हाईजैक हो गए हैं, नीतीश जी इज नॉट इन कमांड। देखिए, मेरा एक जवाब है, नीतीश जी का जो स्वभाव है वो कभी कमांड से बाहर जा ही नहीं सकते। ये उनको जानता हूं और इनका गुण है, इफ आई एम द बॉस आई एम द बॉस, और ठीक भी है। तो ये जो अचेत अवस्था की बात करते हैं, अब वो पॉलिटिकल बोलते हैं तो मुझे क्या बोलना है उस पर। लेकिन नीतीश जी कैसे हैं मैंने सब आपको सामने बता दिया, इसलिए उस पर मैं चल। और देखिए, मैं आपसे एक बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने डिस्कोर्स का एक स्तर रखा है, ठीक है, और मुझे वो मेंटेन करे दीजिए, ठीक है। आपने कहा इफ ही इज द बॉस ही इज द बॉस, सो हाउ लॉन्ग इज ही द बॉस? चुनाव के बाद तक भी? अब ऐसा है क्यों नहीं, अब देखते हैं, स्पष्ट ही हो गया है। नहीं, आपने इस पर क्योंकि वो खुलकर बात भी की है, आपकी किसी भी पार्टी को ये आकांक्षा रखने में, बल्कि है ही इसीलिए कि आप सत्ता में आए, हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बिहार में ये बात कहने से इतना हिचकती क्यों है बीजेपी? कोई हिचकते नहीं है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री हो, लेकिन हम अलायंस धर्म को निभाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने साल हम लोगों ने चलाया शिवसेना के साथ, वही छोड़ के भागे ना। कितने साल चलाया हम लोगों ने बादल लोगों के साथ पंजाब में, वही ना अलग से विड्रॉ किए। नीतीश जी 96 में हम लोग के साथ आए थे, और याद होगा 2005 में हमारी संख्या उनसे ज्यादा थी, 2020 में हमारी संख्या उनसे बहुत ज्यादा थी। कहा नहीं, इन्हें बनाइए। तो मैं थोड़ा अगर लाइटर वेन में कहूं, अब 19 राज्य में हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे एलाइज भी हैं एक दो जगह, तो इसमें परेशानी क्या है भाई? हमारा हृदय बड़ा है। हाँ नहीं, पिछले चुनाव में ज्यादा बड़ा था, तब आप कहते थे जो भी नतीजा हो मुख्यमंत्री यही होंगे। इस बार नहीं कह रहे? नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं। अमित शाह जी ने खाली प्रक्रिया की बात की है, अभी भी उनकी अगुवाई में चुनाव हो रहा है, नहीं कहा प्रक्रिया में, और हमेशा होता। अगर उनको उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, जो मुझे पूछ क्या होगा, पहले बीजेपी के एमएलए बैठेंगे। अभी तो आप वो बात बता रहे हैं जो मतलब इस पर कौन यकीन करता है, लेकिन मतलब ये सवाल अभी ओपन है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल करने कहा नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। देखिए, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं सौरभ बाबू, जितना आप हमारे कोalition में सुई और तागा लगाने की कोशिश करेंगे, ये न हिलने वाला है न टूटने वाला है, ठीक है। आप निश्चित रहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अरे सर, इस बार इलेक्शन में तेजस्वी कह रहे हैं मैं हर परिवार को नौकरी दूंगा, आप लोगों ने हर योग्य पात्र महिला को 10,000 रुपया देने की बात की है। नीतीश जी ने कहा है मैं 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दूंगा अगले 5 वर्ष के अंदर। आपने केंद्र में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में काम किया है और रोजगार परक मंत्रालय भी आपने देखे हैं, ये पॉसिबल है क्या? मैं 1 करोड़ की बात भी पूछता हूं, और ये जो हर परिवार को कह रहे हैं सरकारी नौकरी। 1 करोड़ रोजगार देना पॉसिबल है। अभी तक लगभग 39 लाख लोग को रोजगार मिल चुका है, लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है, सरकारी नौकरी। मैं जानता हूं बिहार में लगभग 3-4 लाख लोगों को भारत सरकार की नौकरी मिली है, कई में हम लोग खुद जाते हैं, तो देश भर में मोदी जी बांटते हैं। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का डेटा होता है, आप जानते हैं, जिसमें जिसका एम्प्लॉय प्रोविडेंट कटता है उसका नाम होता है। तो 17 से आज तक लगभग 8 करोड़ डेटा है जो रोजगार के अवसर हुए हैं। और एक बात जान लीजिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये सोच ही बिल्कुल बेबुनियाद है, और मैं उसका कारण बताता हूं। कल अमित शाह जी ने बहुत विस्तार से रखा था, थोड़ा मैं इसमें सप्लीमेंट कर रहा हूं। बिहार में 2.5 करोड़ हाउस होल्ड है ना, या 2 करोड़ होगा। आप सबको देंगे,
आजकल मिनिमम तनख्वाह 35 से 40 हजार है ना, 39 38। तो अगर इस 2 करोड़ को 39,000 से आप गुना करेंगे सौरभ बाबू, तो ये आएगा 21 लाख करोड़ रुपया। जब लालू जी ने छोड़ा सत्ता तो बिहार का बजट था 23,000 करोड़, अभी यह है 3 लाख करोड़। तो तेजस्वी बाबू ये जरा बता दें 21 लाख करोड़ कहां से आएंगे? किसको आप मूर्ख बना रहे हैं भाई? ये सब तो उसी करना आया। रोजगार आप दे सकते हैं, सड़क बनती है, रोजगार मिलता है। अब मैं डिजिटल इंडिया मैंने कार्यक्रम किया था एज एन IT मिनिस्टर। आज प्रधानमंत्री के निर्देश में हमने प्रयास किया, आज भारत में 270 मोबाइल फैक्ट्री आ गई है, एप्पल की फैक्ट्री आई है। लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली है? रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? वो कहते हैं सरकारी नौकरी हम देंगे। तो ये भी एक उन्हीं की भाषा में जुमला है। और बिहार की जनता समझती है कि जो चीज असंभव है। अब ये बताइए कि एक बार एक जज साहब ने पूछा कि मेरे पास PIL आता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं और सारे जजेस हाई कोर्ट को कि अपने देश के सब निवासियों को वो महीना में 2,000 रुपया मुहैया कराएं? हम दे सकते हैं क्या? तो आज देश को समझना पड़ेगा। इसीलिए जो पूरा 21 लाख करोड़ रुपया दिया गया महिलाओं को 2,000 रुपया से, तो बाकायदे वो बैंक की व्यवस्था की गई, सब्सिडी किया गया। तो मैं तेजस्वी बाबू से कहूंगा कि थोड़ा सा आप मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं तो थोड़ा सिस्टम आप समझिए। आप डिप्टी CM रहे हैं, तो जिसने आपको एक चिट पर लिख के दिया है, और मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, देश के एक नेता जो हैं चिट से पढ़ के बोलते हैं, चिट से बढ़ के चलते हैं। आपकी हंसी ने बता दिया, उनका नाम है राहुल गांधी। वो कभी होमवर्क नहीं करते हैं। मेरे नौजवान बच्चों, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं। भारत के संविधान के 75 ईयर्स हो गए थे, तो PM ने कहा रवि तुम बोलोगे लोकसभा में, तैयारी कर रहा था। तो मेरे पहले साहब विपक्ष के नेता बोले। अब उन्होंने कहा 5-6 साल में बच्चा जवान हो जाता है। अब तो साहब हम बिल्कुल उलट गया, ये कौन सा एंटीना मुझे पढ़ाया जा रहा है। दूसरा क्या कहा, तपस्या करने से गर्मी आती है। फिर अपने भाषण को स्वरूप को बदल दिया। मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, ये ज्ञान की कौन सी गंगोत्री आ रही थी, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि 5-6 साल में बच्चा जवान हो जाता है। और जो हिमालय में तपस्वी बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वो सुनेंगे कि इंदिरा गांधी का पोता कर रहा है कि तपस्या से गर्मी होती है, तो अपना माथा पकड़ लेंगे ना। तो इनको हमने कहा ये तो होमवर्क करते, इनको पढ़ा कौन रहा है? इनका ट्यूटर बदलिए। और मैं रिपीट करता हूं, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, उनके ट्यूटर को बदलने की जरूरत है। तेजस्वी बाबू, मैं आपसे कह रहा हूं, आप राहुल गांधी से सब कुछ सीखिए, लेकिन उनके तरह चिट से पढ़कर बोलना बंद करिए। सर आपका आखिरी 5-7 मिनट लूंगा। प्रशांत किशोर की चर्चा बहुत है, कुछ लोग कहते हैं मीडिया उनको ज्यादा स्पेस दे रहा है। मैं ग्राउंड का आपका ऑनेस्ट असेसमेंट चाहता हूं प्रशांत किशोर की एफर्ट का। देखिए, राजनीति में सबको आने का अधिकार है। प्रशांत जी भी आए, घूम रहे हैं, अच्छी बात। बिहार की जनता ने बहुतों को घुमाया है और बहुत लोग घूमे भी हैं, लेकिन घूमने और घुमाने के बीच में ईस्ट बंगाल मोहन बगा नहीं रहा है। ये बात समझ रहे हैं? 1990 से, और देखिए आज मैं एक बात कहूंगा, लालू जी बड़े ही जोरदार पॉलिटिशियन हैं। बिहार में वामपंथियों का गढ़ होता था। एक समय CPI यहां मुख्य विपक्ष होता था। तो कहे मेरे साथ आ जाओ, भाजपा का भूत है, उसको पी गए। सोशलिस्टों का गढ़ था, उनको पी गए। तो जो भी कारण है, हिस्टोरिकल कारण है, आज यहां ईस्ट बंगाल मोहन बगान है। लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, NDA। क्या है वो भी यही रहे, लेकिन वो महागठबंधन की जगह खुद को बताते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट मेरा और NDA का है। तो मेरा खाली कहना है कि ये बिहार की लगभग 25 साल की कहानी है। तो इसमें स्पेस नहीं है किसी तीसरे की? मुझे नहीं लगता। अच्छा। मुझे नहीं लगता। इसलिए वो कहते हैं कि या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। हाँ। तो मुझे फर्श की संभावना अधिक लगती है। ठीक है, आपके लिए कुछ मैंने रैपिड फायर कुछ 5-1 सवाल तैयार किए थे, तो आप अंत में बस उनकी बात कर लेते हैं। आप 1 वर्ड आंसर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो इलैबोरेट भी कर सकते हैं। दिल्ली या पटना आपके लिए, आपको क्या अच्छा लगता है ज्यादा? अब ये तो बड़ा आपने व्यक्तिगत सवाल किया। देखिए,
मैं हूं पार्टी का कार्यकर्ता, जो पार्टी कहती है मैं करता हूं, लेकिन मैं हमेशा संसद को मैंने प्रेफर किया है। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इस मामले में मेरी पर्सनल चॉइस का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पार्टी या सरकार? जो पार्टी का है। अभी मैं सरकार में नहीं हूं तो पार्टी के लिए काम करता हूं। कहीं तो सर कमिटल जवाब देना पड़ेगा। नहीं, अब आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मेरे को जवाब नहीं है कि आपको मैं हेडलाइन नहीं दूंगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वकालत या राजनीति? दोनों साथ साथ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने वकालत की थी कि मैं वकालत से कुछ देश की सेवा करूंगा और ईमानदारी से कमा करके परिवार की भी चिंता करूंगा, ठीक है। और इसी के माध्यम से चारा घोटाले का केस बहस किया, अलकतरा घोटाले का केस बहस किया, प्रभु राम का वकील था राम जन्मभूमि के मामले में, अडवाणी जी का वकील था। तो वकालत का मैंने सामाजिक सुधार में, और मैं बहुत ह्यूमन राइट्स का केस करता था, गरीबों का, आज भी करता रहा हूं। तो एक ये है, तो मैं दोनों में अंतर नहीं देखता हूं। ये मैं आपको अगले सवाल का जवाब आप दे पाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। लिट्टी चोखा, दाल भात भुजिया या छोले भटूरे? क्योंकि आप दिल्ली में भी रहते हैं ना। जी ना, मेरा बिल्कुल फेवरेट खाना है, दाल भात भुजिया मिल जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। हिसाब जान। ठीक है, आखिरी सवाल, राहुल या तेजस्वी, किससे दूरी ज्यादा जरूरी आपके लिए, अब देश के लिए? राजनीति में सौरभ हम दूरी में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल नहीं। सभी साथी हैं, वो उनका मत है, मेरा मत है। ये दूरी का मतलब क्या है? लेकिन देश के लिए हम खड़े हो जाएंगे और बिहार के लिए खड़े हो जाएंगे, और उसमें अगर आपसे दूरी बनानी है तो ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज। मैं देश के लिए पूछ रहा था, देश के लिए इन दोनों से किससे दूरी रखना ज्यादा जरूरी है? देखिए, तेजस्वी तो बिहार के ही प्लेयर है ना, नेशनल प्लेयर तो श्रीमान राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं। अब अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, वो बहस कभी और सही। लेकिन जिस तरह से वो भारत का माहौल बनाते हैं विदेशों में जाकर के, बहुत पीड़ा देता है। क्योंकि ऐसा है कि अब तो यह हाल हो गया है कि भाई राहुल जी विदेश गए हैं तो तैयार रहिए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। तो हमको लगा 1-2 दिन बाद बोलेंगे, वो कोलंबिया में पहुंचते शुरू हो गए। लेकिन अभी मुझे लगा कि बगोटा में वो भारत के डेमोक्रेसी पर बोलने गए जी। अब मुझे भी आश्चर्य लगा, बगोटा में भारत के लोकतंत्र पर आख्यान। तो फिर मैंने मैप निकाला, बगोटा कहाँ है वो जानने की कोशिश की। हर देश का सम्मान है। तो मुझे एक व्यंग की बात कह दूं? जी जी, थोड़ा आप भी हंसेंगे, लोग भी हंसे। नरसिंहा राव एक बार बुर्कियाना फैसो गए थे, याद है आपको? देखिए, आप हंस दिए। तुम मेरे दोस्तों, हम लोग सब लोग अवाक रह गए। मैं पटना हाईकोर्ट बगाल करता था, ये कौन सा देश है जहां भारत के प्रधानमंत्री गए? ठीक है, तो उससे निकाला गया, तो इस तरह बगोटा चले जाते हैं। ठीक है सर। हम लोग खूब नेताओं से बात करते हैं, सवाल जवाब बहस सब हो जाता है। कम लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठिए तो सुनने की इच्छा होती है, या कुछ नई जानकारी मिलती है, कुछ नया ज्ञान मिलता है। रविशंकर जी उनमें से एक है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, चुनाव के बीच आपने हमारे लिए सब लिखा। बहुत धन्यवाद आपका।